मंच पे मेरे साथ उपस्थित हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के जाने माने एडवोकेट और हमारे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर, हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन स्टेट के मेरे बड़े भाई एडवोकेट सुनील सेठी साहब, उनके साथ में हमारे दो उभरते नौजवान रहनुमा साहिल साहब और साजिद साहब। आप सबको पता है कि हाल ही में हमारे केंद्र सरकार ने पूरे देश के सामने बजट रखा और जिसमें आपने देखा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया पूरे देश भर में, जिसको जो जानकार है, जो बुद्धिजीवी है, वो समझते हैं कि एक ग्रैफ ओरिएंटेड बजट है, एक पीपल फ्रेंडली बजट है और हिस्टोरिकल बजट है। तो पार्टी की तरफ से मुझे दायित्व दिया गया कि जो ये बजट पूरे देश भर में हुआ है, क्योंकि जब पुरानी सरकारों, जब पहली सरकारें थी तो उनमें जब बजट अनाउंस होते थे तो आम लोगों में ये रहता था दिमाग में कि शायद ये बजट इन्हीं बड़े लोगों के लिए है जो हॉटलियर्स होते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बजट उनके लिए। लेकिन आज हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने साबित कर दिया गया, जो ये बजट आज 2023 और 2024 जिसका नाम हमारे अमृतकाल बजट के नाम पे रखा गया है, ये बल्कि एक आम आदमी को इफेक्ट करता है, जिसमें काफ़ी सारे, आप सबको पता है, चीज़ों का ख्याल रखा गया। और सबसे बड़ी बात जो हमारी अर्थव्यवस्था देश की है, पूरे जो हमारी रैंकिंग होती है पूरे विश्व में, उसमें जहाँ पर हमारा 10 नंबर था तो आपने देखा हम 5वें उसमें रैंक पे आ चुके हैं। तो हमारे साथ जो आज मेरे खुसूसी मेहमान हैं जो इसमें बजट में आपके सामने रखेंगे किस तरीके से हमने जो कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में किए, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल्स पे, वो सारा रखेंगे। मैं गुजारिश करूंगा अपने बड़े भाई साहब सुनील सेठी साहब से कि वो इस प्रेस वार्तालाप को शुरू करें। दोस्तों, साथियों, चर्चा जो है वो बजट के ऊपर, जो 2023 का बजट पेश किया गया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, इस बजट को कहा गया बजट ऑफ पॉजिटिविटी। ये बजट है जो पॉजिटिविटी लेके आया है। आज के वक्त में जब पूरे विश्व की इकानमी, पूरे वर्ल्ड की इकानमी जो है वो टूटी हुई है, अगर आप अपने आसपास के देशों को भी देखें तो पाकिस्तान जो है उसकी इकानमी का बुरा हाल है, श्रीलंका हमारे सामने जो है इकोनॉमिकली तबाह हो गया। सिर्फ ये कंट्री नहीं, जिनको हम प्रोग्रेस्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री कहते थे, उनकी भी जो है वो बुरी हालत है कोरोना काल के बाद। इस सारे वक्त पे जब पूरा दुनिया जो है वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई, सिर्फ भारत ही एक ऐसा कंट्री है, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज शोइंग प्रोग्रेस इन इकोनॉमिकल वेज। 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आना इन डिफिकल्ट टाइम्स इज नॉट ए स्मॉल थिंग। लेकिन ये समझने के लिए कि इस बजट ने क्या दिया, एक तो ये है कि जितना अच्छा काम हुआ उसकी वजह से जो है हम इस पोजीशन में रहे कि कोरोना काल में, जबकि बाकी सभी कंट्रीज जो हैं वो कुछ नहीं कर पाए अपनी जनता के लिए, सिर्फ इंडिया वाज द ओनली कंट्री जिसने मुफ्त में अपने सभी लोगों का इलाज भी करवाया और ये भी देखा कि कोई भूखा नहीं रहे। अगर हम इसको मोटे तौर के ऊपर भी देखें तो जितनी बड़ी, तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री वैक्सीनेशन, अगर 3 डोजेस की हम एवरेज कास्ट भी देखें तो उसका बजट जो है कई कंट्रीज के बजट से ज्यादा बजट जो है वो इस पे खर्च हो गया कि किसी को कोरोना काल में जो है वो इलाज के बगैर किसी की डेथ ना हो। इस बजट की अगर बात करें और देखें कि जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में क्या आया, तो पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि लोग ये समझें कि इस बजट ने जम्मू कश्मीर को काफी कुछ दिया। अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करें, 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। एक बड़ी उम्मीद है जो कश्मीर के खासकर फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके लिए इस बजट में जो पैसा रखा गया उससे बेहतरीन जो है वो साधन भी होंगे यहाँ पे फ्रूट ग्रोवर्स के पास, और बड़े बड़े जो है कोल्ड स्टोरेज भी बनेंगे। और मुझे लगता है कि कश्मीर की जो आर्थिक स्थिति है वो ज्यादा बेहतर, अच्छी बनेगी इस बजट में, इस प्रावधान से। आप हेल्थ सेक्टर को देखें तो हेल्थ सेक्टर में 157 नर्सिंग कॉलेजेस
पूरे कंट्री को दिए गए। जहां पे मेडिकल कॉलेजेस नए खुले वहां पे नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा। जम्मू कश्मीर में 10 नए नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे, 5 कश्मीर में, 5 जम्मू में। आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो हैं इन नर्सिंग कॉलेजेस से ट्रेंड होके, वो नर्सिंग स्टाफ होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों को। और हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत किया जाएगा रूरल में। अगर आप महिलाओं के लिए फॉर फीमेल्स देखें तो एक बड़ा प्रावधान रखा गया, एक बड़ा प्रोविजन रखा गया। 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो लेडीज के बनाए जाएंगे पूरे कंट्रीज में। अगर आप एवरेज भी देखें तो इसमें तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो जम्मू कश्मीर में या इससे ज्यादा भी। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स को, ये रूरल एरियाज में है। रूरल एरियाज में फीमेल को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के न सिर्फ अपने लिए पैसा कमा सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कमा सकते हो, बल्कि समाज के लिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हो। अगर मुफ्त में लोगों को घर देने की बात सोचें तो इस बजट में 66% इंक्रीज है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में। जितना पैसा पहले लोगों को फ्री मकान बनाने में मिलता था, इस साल में उससे 66%, 2/3 पैसा जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो उम्मीद हर आदमी वो कर सकता है जिसके पास घर नहीं है कि उसको घर बना के जो है वो गवर्नमेंट की साइड से फ्री में घर मिलेगा। ये इतना बड़ा मैसिव है, इसमें इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की साइड से कि शायद ये उन लोगों के लिए उम्मीद बन के आया है कि जिनके पास अपने पास रहने के लिए छत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो इस बजट में जिसका प्रावधान रखा गया, इस वक्त जम्मू कश्मीर में 3 बड़े प्रोजेक्ट सड़कों के चल रहे हैं जिसके लिए इस बजट में एलोकेशन रखी गई। ये 3 बड़े सड़कों के प्रोजेक्ट जो हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं, इस पे तकरीबन 28,840 करोड़ रुपए, 28,840 करोड़ रुपीस का जो है वो खर्च है। और इससे 481 किलोमीटर जो है वो सड़क बनेगी। ये सिर्फ सड़क की बात है। अगर आप याद रखें तो 2 हफ्ते पहले नितिन गडकरी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि जम्मू कश्मीर में सड़कों के लिए और पुलों के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के काम जो है वो चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो बजट में जो है वो इसमें किया जा रहा है। इसी तरह एनुअल एवरेज बजट आउटले अगर हम देखें, बजट में आउटले जो है वो एनुअल कितना रखा गया इस बजट में, तो वो तकरीबन 6,002 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया। अगर मैं इसको कंपेयर करने के लिए देखूं तो जो यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी उसमें 5 साल के लिए 2009 से लेके 2014 तक जो एनुअल बजट आउटले था वो सिर्फ 1,044 करोड़ रुपए था। 5 साल में 1,044 करोड़ रुपया और एक ही साल में 6,003 करोड़ रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 5 गुना पैसा बढ़ा है, लेकिन हम 5 साल को 1 साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो असल में ये 25 गुना बढ़ा है। इसी तरह अगर हम देखें कि आम आदमी को पर कैपिटा इनकम जिसकी हम बात करते हैं, वो पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पर कैपिटा इनकम जो है अब 1.96 लाख पर पर्सन है, जिसका इंक्रीज जो है वो डबल है। पहले जब मोदी गवर्नमेंट आई तो तब ये इससे आधी थी और इस पीरियड में वो हिस्सा भी था कि जिसमें पूरे की पूरी इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है पूरी दुनिया की जो है वो तबाह हुई थी। तो पर कैपिटा इनकम जो है बढ़ने का मतलब क्या है? पर कैपिटा इनकम ऐसे होता है कि टोटल कंट्री की कितनी अर्निंग्स है और उसको आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ। इतना पैसा जो है 1.96 लाख
पर कैपिटा इनकम होने का मतलब है कि इतना पैसा हर आदमी के खाते में है, हर आदमी के हिसाब से है। दिस मच मनी इज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, जिससे गवर्नमेंट जो है वो आगे आपके लिए काम कर सकती है। अगर जम्मू कश्मीर के लिए फिर बात करूं तो इसमें बजट में एक बड़ा जो है वो ऐलान किया गया कि 38,000 नौकरियां टीचर्स की लगेंगी एकलव्य स्कूल्स में। अब एकलव्य स्कूल्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में, ट्राइबल एरियाज में, जम्मू कश्मीर में हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्राइबल स्कूल्स जो खुलेंगे, इसमें काफ़ी स्कूल्स जो है वो जम्मू कश्मीर में भी खुलेंगे, और इन स्कूल्स में भर्तियां जब खुलेंगी तो हमारे बच्चे जो हैं, जिनके लिए एक और मौका मिलेगा उनको नौकरियां करने का भी। इस बजट ने हिंदुस्तान की आने वाली फ्यूचर में इकोनॉमी की एक नई सूरत जो है वो सामने रखी है, एक नया चेहरा सामने आया है। जबकि पूरी की पूरी दुनिया में इस टाइम पे परेशानी के हालात हैं, इन परेशानी के हालात में भी भारत जो है वो सिर्फ आगे बढ़ रहा है और लोगों के बारे में सोच भी रहा है। अगर आपको बाकी सेक्टर्स के बारे में बताएं तो जिस तरह के इसमें किया गया, उसमें एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो है वो अच्छा खासा काम हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिस्सा आगे रखा गया। इसमें जो सेंट्रल असिस्टेंस हैं वो स्टेट्स की जो है वो बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के लिए भी इस बार जो है तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है वो बजट है। मुझे लगता है कि जिस तरह से काम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से बजट ने आगे काम को बढ़ाया है, उससे आने वाले वक्त में हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत आगे बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर जो है वो भी आगे बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे बजट से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। Specific reason why government has decided to take conservative taxes and expenditure taxes? This is my question. कोई क्वेश्चन है किसी का? तो सो आई टेक ऑल द क्वेश्चंस। रिजवान सुल्तान फ्रॉम मोहम्मद न्यूज़। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अमृतकाल बजट करार दिया है, दूसरी तरफ से कांग्रेस की जो सीनियर लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि मित्रकाल बजट है। इसके लिए इसमें कोई विजन नहीं है जॉब्स के लिए, इसमें महंगाई के खिलाफ निपटने के लिए कोई रोड मैप नहीं है, और भी उन्होंने कुछ कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके पास 40% डॉलर है। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? ओके, these are the two questions. Anything else? Okay. देखिए, कांग्रेस या बाकी अपोजिशन पार्टी भी इस बजट के बारे में सिर्फ इतना कह सकी कि ये बजट जो है 2024 के इलेक्शन को नजर में रख के जो है बजट बनाया गया। मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप बजट में गलती नहीं निकाल सके। आपने कहा कि इलेक्शन को नजर में बजट रख के बनाया गया ताकि इसमें लोगों को ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की गई वोट लेने के लिए, तो गलती तो नहीं निकाल पाए। दूसरी बात यह है कि इसमें यह कहना कि इसमें लोगों की नौकरियों के बारे में, बच्चों की नौकरियों के बारे में प्रावधान नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। किसी ने बजट को देखा नहीं। जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया, ट्राइबल एरियाज के लिए 38,000 के तकरीबन नौकरियां, मेडिकल सेक्टर्स में नौकरियां, एग्रीकल्चर सेक्टर में नौकरियां, और जैसे इसमें हमने स्किल इंडिया के अंडर जो है वो पहले रखा था कि स्किल इंडिया में बच्चे जो है वो स्किल में ट्रेन होने के बाद जो है वो नौकरी करते थे। अब स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो है वो इस बजट में है। सो बच्चों को जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे, जिसमें ट्रेन होने के बाद आपको इंडिया के बाहर जो है वो भी नौकरियां मिलेंगी और आपको जो है वो नई जो फील्ड्स हैं उसमें काम करने का मौका मिलेगा। बजट की बारे में जो आपने पूछा, देखिए, एक चीज तो हमको समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है वो पूरी दुनिया की टूटी हुई है। ये खाली भारत की बात नहीं है, पूरी इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया की टूटी हुई है। उसमें कोरोना का इफेक्ट भी होगा, उसमें यूक्रेन का लड़ाई का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आजकल दुनिया जो है वो सिमट के जो है एक विलेज बन गई है। एक जगह पे प्रॉब्लम होती है तो पर्कुलेट जो है वो दूसरी जगह पे भी होती है। इस दौरान जितने
बेनिफिट्स जो हैं इस बजट में दिए गए वो शायद अनपैरेलल्ड है। आप अगर दुनिया की बाकी इकोनॉमीज को देखेंगे तो वहां पे किसी को टैक्स में कोई रिबेट वगैरह देने की बात नहीं है। और आज के दिन में अगर इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ये सोचती हैं कि हम इनकम टैक्स की स्लैब को बढ़ा दें, आप 5 से लेके 7 लाख पे चले गए, अगर आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि वो कहाँ पे परकुलेट हो रहा है, तो तकरीबन जिनकी 15 लाख तक इनकम है उनको डायरेक्ट फायदा हो रहा है। अगर हम उसको गिनती में देखेंगे तो 15 लाख वाली इनकम वाले को तकरीबन 1.25 लाख रुपया जो है वो टैक्स में बच रहा है। तो ये सारे के सारे टैक्स के बेनिफिट्स जो है वो दिए गए। अब इसके बाद जो है टैक्स के बेनिफिट और भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशंस जो दुनिया की हैं उसके हिसाब से जितना दिया गया शायद किसी और कंट्री के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी। सर मेरा सवाल था कि कंजर्वेटिव टैक्सेस और एक्सपेंडिचर टैक्सेस कोई स्पेसिफिक रीजन कि इस टाइम पे जो इकोनॉमिकल कंडीशंस पूरी दुनिया की चल रही हैं, भारत उससे अछूता नहीं है। हमको पैसा खर्चने के लिए पैसा चाहिए भी। जब हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को मुफ्त में घर बना के देंगे, हम लोगों के वेलफेयर के लिए अरबों रुपया जो है वो खर्च करेंगे, तो दैट मनी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। तो अब हम टैक्स में रिबेट्स दे रहे हैं तो उस टैक्स की भरपाई करने के लिए भी गवर्नमेंट को जो है वो पैसा चाहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं तो टैक्स लगाना पड़ेगा। वहां पे जहां पे टैक्स जो है ज्यादा चुभता नहीं है वहां पे टैक्स लगाने की जरूरत भी है। अदरवाइज फ्रॉम वेयर द मनी विल बी विद द गवर्नमेंट टू स्पेंड टू द पीपल।